तो फिर हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। कुमार सत्यम जी गुड इवनिंग, समर नागर अग्रवाल गुड इवनिंग, मंजे पंडित जी जय माता दी, ऋषि दीवान गुड इवनिंग, जितेंद्र कुमार गुड इवनिंग, रितु कुमारी गुड इवनिंग, सबको गुड इवनिंग भैया। हाँ, कैसे हो आप सब लोग? जल्दी से एक बार लाइव आ जाइए और उसके बाद बताइएगा। रितु कुमारी गुड इवनिंग, प्रिया कुमारी, शिव शंकर, सुनील कुमार सेठी, ठीक है। ऋषि दीवान जी कितनी बार बोलोगे? जितेंद्र कुमार कह रहे हैं ऑल क्लियर। चलो फिर आज की क्लास स्टार्ट करते हैं, है ना। हाँ जी, आ चुके हैं सब लोग लाइव कि 1 मिनट का और टाइम दूं, सब लोग लाइव आ जाएं, उसके बाद ही स्टार्ट करें। ओके चलो, आ चुके हैं लाइव, करें फिर स्टार्ट। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। जो भी बच्चे गुड इवनिंग बोले हैं, दीपू भारती गुड इवनिंग बेटा, कश्मीर सिंह, प्रीति कुमारी, मोहम्मद इमरान, अनिल यादव। चलो, जो नहीं आए हैं, जिनका नाम नहीं लिया है, उनको भी गुड इवनिंग। चलो अब जरा मेरी बातें सुनिएगा ध्यान से। क्या कि देखो, जब हम ह्यूमन हार्ट की बात कर रहे थे तो ह्यूमन हार्ट में हमने कितना कुछ पढ़ लिया, इस बात को जरा ध्यान से सुनो। ह्यूमन हार्ट, मानव हृदय के बारे में पढ़ रहे थे। अब अगर मैं बात करूं कल की क्लास तक, सबसे पहले हमने क्या पढ़ा? हार्ट क्या होता है, हार्ट कैसा ऑर्गन है, और हार्ट के अंदर कितने चैम्बर होते हैं, कौन से हार्ट के किस चैम्बर में प्योर ब्लड रहता है, किस में इम्प्योर ब्लड रहता है। देन हमने पढ़ा ब्लड वेसल्स के बारे में कि 3 टाइप की होती हैं, आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज। आर्टरीज में लार्जेस्ट आर्टरी बताया था, वो आर्टरी बताया था जिसमें हमेशा इम्प्योर ब्लड रहता है। वेन्स में लार्जेस्ट वेन बताया था, और वो वेन जो कि हमेशा प्योर ब्लड ट्रांसफर करती है, वो बताया था। फिर मैंने बताया कि हार्ट के अंदर कैसे ब्लड आता है और कैसे ब्लड लंग्स के पास जाता है, जिसे हमने क्या नाम दिया था? जिसे कार्डियक सर्कुलेशन का नाम दिया था। किसका नाम दिया था? कार्डियक सर्कुलेशन का। तो वो कल की क्लास आराम से बैठ के देख लेना। हिंदी में बोलते हैं हृदय का परिसंचरण। हृदय का परिसंचरण, किस तरीके से हार्ट से खून जाता है और किस तरीके से फेफड़े से वापस आता है, और कैसे आपका हार्ट फिर उसको कॉन्ट्रैक्ट होके सारे के सारे लेफ्ट वेंट्रिकल से अयोटा में और अयोटा से पूरे बॉडी में सर्कुलेट कर देता है। ये सारी चीजें कल की क्लास तक पढ़ ली थी। उसके बाद हमने स्टार्ट किया बीपी, ब्लड प्रेशर। मैंने बताया था बीपी होता क्या है। तो जो ब्लड होता है उसके प्रेशर के कारण ये जो अयोटा होती है, अयोटा या जो आपकी आर्टरीज होती हैं, उनकी जो दीवारें हैं उन पर पड़ने वाला दाब रुधिर दाब या रक्तचाप या ब्लड प्रेशर कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है? कि ब्लड के फ्लो के कारण इस आर्टरी, ये धमनियां, इनकी दीवारों पर एक दबाव पड़ता है, एक प्रेशर पड़ता है, उसी को हम ब्लड प्रेशर या हम उसे रुधिर दाब कहते हैं। ठीक है, ये बात मैंने आपको पढ़ा दी थी। अब बात करते हैं उसके बाद बीपी एक नॉर्मल इंसान का कितना होना चाहिए? 120/80 mmHg। 120 ऊपर वाला, नीचे वाला 80 mmHg। उसके बाद मैंने बताया था 120 का मतलब होता है सिस्टोलिक प्रेशर। इसे क्या बोलते हैं? सिस्टोलिक प्रेशर। और सिस्टोलिक का मतलब बताया था कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट, हृदय का कॉन्ट्रैक्ट करना, सिकुड़ना। और जब आपका हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है तो क्या होता है? सारा का सारा खून बाहर जाता है। नीचे वाला प्रेशर था, उसे बोला था डायस्टोलिक। क्या बोला था? डायस्टोलिक प्रेशर। और डायस्टोलिक का मतलब होता है आपका हार्ट रिलैक्स किया है, और जब हार्ट रिलैक्स करता है तो खून कहां आता है? हार्ट के अंदर आता है। जब हार्ट ने रिलैक्स किया, खून अंदर। जब हार्ट ने कॉन्ट्रैक्ट किया, खून बाहर। और एक हेल्दी इंसान का कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन हो रहा है, उस समय जो ब्लड का प्रेशर होना चाहिए वो 120/80 mmHg होना चाहिए। ये बात मैंने बताया था कि एक हेल्दी इंसान, एक स्वस्थ मनुष्य का जो है ब्लड का प्रेशर वो 120/80 mmHg होना चाहिए। उसके बाद मैंने कहा था कि बच्चों अगर इससे थोड़ा सा ऊपर हो जाए, मतलब 130 140 आ जाए, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपका बीपी हाई हो गया। और अगर 80 से थोड़ा सा कम आ गया, 70 75 के लमसम आ गया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपका बीपी लो हो गया। ठीक है, बीपी हाई और लो क्या होता है तो कल की क्लास में बताऊंगी। ये मैंने बताया। अब हम स्टार्ट करेंगे यहां से।
हाँ, फिर मैंने ये भी बता दिया था कि एक डायस्टोल और एक सिस्टोल जुड़ता है तो 0.8 सेकंड टोटल होता है टाइम, और इसी 0.8 सेकंड में एक हार्ट बीट बनती है। आपके हृदय से एक बीट निकलता है, उसे एक हार्ट बीट बोलते हैं। और वो कब बनती है? जब एक बार हार्ट कॉन्ट्रैक्ट किया, एक बार रिलैक्स किया। इसका मतलब एक डायस्टले एक सिस्टले कंप्लीट किया, तब आपके हार्ट से एक बीट निकला, उसी को हार्ट बीट बोलते हैं, और उसे टाइम लगता है 0.8 सेकंड। एक हृदय की धड़कन बनने में 0.8 सेकंड लगता है। यह बात मैंने कल ही पढ़ा दी थी। अब किसकी दिल की धड़कनें होती है वो आज बताएंगे, ठीक है। चलो अब पहले सुनते हैं बीपी हाई और बीपी लो क्या होता है, ठीक है। उसके बाद हार्ट बीट के बारे में बताएंगे आपको कि किसकी कितनी हार्ट बीट होनी चाहिए, और हार्ट साउंड के बारे में बताएंगे। देखो, आज ये चैप्टर आपका जितना वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है उतना मैं आज इसको पढ़ा के कंप्लीट कर दूंगी। लेकिन एक क्लास ऐसी है बच्चों कंडक्शन सिस्टम की, अगर आप स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं और अगर आप नीट की तैयारी कर रहे हैं, नीट बोले तो एमबीबीएस वाला एग्जाम, तो ही वो आपको पढ़ना है। अदरवाइज अगर आप एसएससी, सीएचएसएल, एमटीएस वगैरह इनकी कोई प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप रेलवे के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आज आपका हार्ट वाला चैप्टर फिनिश हो जाएगा। लेकिन मैं एक वीडियो कल अपलोड करवाऊंगी, वो वही बच्चे देखें जो स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि मैं किसी बच्चे के साथ पार्शियलिटी नहीं करती हूं कि भैया उसका मैं हल्का हल्का ऊपर से पढ़ा के चली जाऊं और आपके दिमाग आपके एग्जाम में क्वेश्चन ना आए, ठीक है। इसलिए मैं आज आपको पढ़ा दूंगी जो अगर आप वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तब तो आज की क्लास तक एकदम सफिशिएंट है। लेकिन अगर आप बीपीएससी, आरएएस, पीसीएस या नीट के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, या नर्सिंग के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, या लैब असिस्टेंट के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तब मैं कल शनिवार को एक वीडियो अपलोड करवा दूंगी, वो वही बच्चे देखें, ठीक है। सीएचएसएल और एमटीएस और इन सब में देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें इतना लेवल नहीं आता है। उसका नाम है कंडक्शन सिस्टम ऑफ हार्ट। हार्ट का कंडक्शन सिस्टम कैसे काम करता है, आज तक सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, रेलवे के किसी एग्जाम में नहीं पूछा गया वहां से क्वेश्चन, लेकिन बीपीएससी, पीसीएस, आरएस के एग्जाम में आता है। इसलिए मैंने उन बच्चों के लिए एक आपको भी पढ़ना है तो आप भी पढ़ लीजिएगा, एक वीडियो डलवाऊंगी वो आप पढ़ लेना, ठीक है। चलो, मैं सबका कमेंट भी देख लिया है, ठीक है, सबका देख लिया है। लेकिन अगर आप सीजीएल और इनकी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसे स्किप कर सकते हैं टोटली, कभी एग्जाम में क्वेश्चन वहां से नहीं पूछा हुआ है। चलो अब हाँ, आज वाला पढ़ना है, आज वाला सबके लिए पढ़ना है, आज वाला A to Z सबके लिए पढ़ना है। सुनो, कल मैंने आपको बताया कि नॉर्मल इंसान का, नॉर्मल का मतलब जो हेल्दी है, जिसको कोई बीमारी नहीं है, तो उस इंसान का ब्लड का प्रेशर 120/80 mmHg होना चाहिए। अब Hg का मीनिंग तो मैंने कल बता दिया था। Hg का मतलब होता है मर्क्यूरी। हम अपने ब्लड के प्रेशर को मर्क्यूरिक प्रेशर में मेजर करते हैं। जो मशीन होता है जो लेफ्ट हैंड में लगता है बीपी वाला, जिसको ऐसे पंप करते हैं, लेफ्ट हैंड में क्यों लगता है बता चुकी हूं उसका रीजन, क्योंकि लेफ्ट से अयोटा निकलता है, और अयोटा में ही तो ब्लड का प्रेशर चेक करते हैं हम, कि उस अयोटा का ब्लड का प्रेशर अगर सही है तो डॉक्टर मान लेता है बाकी सारी आर्टरीज में ब्लड का प्रेशर ठीक ठाक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो और जिस इंस्ट्रूमेंट से मेजर करते हैं उसे स्फिग्मोमैनोमीटर कहा जाता है। एक हेल्दी इंसान का इतना होना चाहिए। इंडिया में इतना, मैं ऐसा क्यों बोल रही हूं, क्योंकि यूएसए के लोग लिखते हैं ऊपर वाले को 140 mm, उनके लिए 140 नॉर्मल है। तो कोई बात नहीं, ये आपकी सराउंडिंग्स, आपका एनवायरमेंट, आपके खाने पीने से, आपकी लाइफ साइकिल से डिपेंड करता है कि कितना किसका बीपी आना चाहिए, ठीक है। तो इंडिया में माना जाता है 120/80 एक हेल्दी इंसान का है। अब बच्चों सुनो, अगर कभी इस प्रेशर से आपका बीपी आ गया 180, 200, 220, 240 आपका बीपी आ रहा है, तो उसका मतलब क्या होगा, उसका मतलब होगा बीपी हाई होना। ये नहीं है कि 130, 140 आ गया तो भाई साहब मैं भाग जाऊं डॉक्टर के पास, मेरा बीपी हाई हो गया, नहीं। अगर आपके ब्लड का प्रेशर आ रहा है 180, 200, 220, 300 आ रहा है, तब आपका बीपी हाई माना जाएगा। हम उसे बोलते हैं बीपी हाई, लेकिन डॉक्टर की लैंग्वेज में उसे कहा जाता है हाइपरटेंशन। डॉक्टर की लैंग्वेज में उसे क्या कहा जाता है, हाइपरटेंशन, और हिंदी में कहा जाता है उच्च रक्तचाप या उच्च रक्तदाब। और अगर आपका बीपी हुआ लो, इस वैल्यू से कम गया, अब बीपी आपका आ रहा है 70, 75, तो इसका मतलब ये नहीं है, ये नीचे वाला यूनिट आपका आ रहा है 70, 75, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपका बीपी लो हो गया, ठीक है।
अब बीपी आया आपका 30, 35, 40, 45, 50, तब माना जाएगा कि आपके ब्लड का प्रेशर लो हो गया है। तो इसे कहा जाता है हाइपोटेंशन। इसे क्या कहा जाता है? हाइपोटेंशन या निम्न रक्तचाप। निम्न रक्तचाप, और दोनों ही डेंजर होता है। और आम भाषा में हम क्या बोलते हैं इसे? बीपी लो होना। आम भाषा में इसे क्या बोलते हैं? बीपी लो होना, ठीक है। और इन दोनों ही केस, दोनों ही डेंजर हैं, और दोनों ही केस में, 1 मिनट रुकना बेटा। अब आप कहोगे कि मैम कम और ज्यादा, कम और ज्यादा, ज्यादा वाला ज्यादा खतरनाक है या कम होने वाला ज्यादा खतरनाक है? तो मेरा यही आंसर रहेगा कि दोनों ही खतरनाक है। ऐसा नहीं है कि भैया ज्यादा वाला ज्यादा खतरनाक है या कम वाला ज्यादा खतरनाक है, दोनों ही केस में खतरनाक है। अब मैम ज्यादा होने से क्या होगा और कम होने से क्या होगा, आप तो हमें यह बताओ। अब मेरी बात को जरा ध्यान से सुनो। आपके ब्लड का प्रेशर आ रहा है 300 से 400। ब्लड का प्रेशर क्या आ गया? 300 से 400 आ गया। ये ब्लड था इस आर्टरी के अंदर, ऐसे आपका, बहुत ध्यान से सुनिएगा इन चीजों को, ठीक है। मैं पहले बीपी हाई का केस बता रही हूं, हाइपरटेंशन का केस बता रही हूं कि कैसे होता है हाइपरटेंशन। अगर मान लो क्यों होता है वो बाद में बताएंगे, कैसे होता है पहले सुनो। मान लो इस ब्लड का प्रेशर, ये एक आर्टरी है, कोई भी नाम दे दो इस आर्टरी को, एक्स नाम की आर्टरी नाम दे दिया हमने। इसके अंदर ऐसे ब्लड जा रहा था। ये ब्लड, इस ब्लड का प्रेशर होना चाहिए था 120/80 mmHg। अब बताओ ऊपर वाले का मतलब क्या होता है? 120 का मतलब कल क्या बताया था? 120 का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्शन, और कॉन्ट्रैक्शन का मतलब क्या होता है? सिकुड़न। आपका हार्ट सिकुड़ा है, हार्ट के चैम्बर सिकुड़े हैं, ये रहा आपका हार्ट। और मान लो कि अगर आपके हार्ट के नीचे वाले चैम्बर ये दोनों सिकुड़े हैं, कॉन्ट्रैक्शन का मतलब क्या होता है? सिकुड़ना। और जब सिकुड़ता है तो खून क्या होता है? बाहर जाता है। बता चुकी थी कल की क्लास में कि जब हार्ट के चैम्बर कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो खून बाहर जाता है। इन दोनों में सिकुड़न पैदा हुई तो खून क्या होगा? इन दोनों से बाहर जाएगा। अब इन दोनों से बाहर जाएगा तो यहां से बाहर जाता है आयोटा में, पढ़ा चुकी हूं कल की क्लास में, आयोटा में बाहर जाता है। और अगर आप हेल्दी हैं तब तो ये जो खून जा रहा है, इस खून का प्रेशर 120 होना चाहिए था, लेकिन आपका बीपी हाई है। हाई का मतलब 250, 300 हो गया। तो इतना तेज 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 इस आयोटा में खून जाएगा, तो जब इस आयोटा के खून का प्रेशर डॉक्टर चेक करेगा तो आपका प्रेशर क्या आएगा? हाई आएगा, ज्यादा आएगा। और अगर इतना ज्यादा चला गया, इस आयोटा के अंदर इतना ज्यादा खून का प्रेशर हो गया कि धीरे धीरे ये जो आयोटा की दीवारें हैं इनके ऊपर एक प्रेशर पड़ेगा, और प्रेशर पड़ने से एक दिन ऐसा आएगा कि ये जो आयोटा की दीवारें हैं ये बहुत पतली हो जाएंगी, बहुत कमजोर हो जाएंगी, और कमजोर होकर फिर ये फट भी सकती हैं, फट भी सकती है। और अब अगर आयोटा ही फट गया तो आप समझ सकते हो कि बाकी की आर्टरीज में खून नहीं जाएगा, और बाकी की आर्टरी में खून नहीं गया तो हमारे बॉडी के बीच में ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन रुक जाएगा, और ऑक्सीजन के बिना क्या वो इंसान सरवाइव कर लेगा? नहीं करेगा। क्या वो इंसान सरवाइव कर लेगा? नहीं करेगा। तो इसीलिए बीपी हाई। अब ये नहीं कि आज ही बीपी हाई हो गया और आज ही जो मैम ने बताया वो चीजें हो गई, अरे नहीं। कम से कम अगर आपके 5 से 7 साल तक आप बीपी हाई के पेशेंट हैं, बहुत ज्यादा बीपी हाई रहता है, तब जाकर ये वाला कंडीशन बनता है। मतलब अगर बीपी हाई हुआ तो ब्लड का प्रेशर ज्यादा, और ज्यादा प्रेशर है इसका मतलब हार्ट जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो आयोटा में खून जाएगा तो उसका प्रेशर ज्यादा होगा, और ज्यादा प्रेशर होने से आपकी आयोटा, अब आयोटा बाकी को देगा, वहां पर भी तो प्रेशर ज्यादा जाएगा। जितने ज्यादा प्रेशर से पीछे से खून आएगा तो उतना ज्यादा ही प्रेशर से बाकी आर्टरीज में जाएगा, और जितने ज्यादा प्रेशर से आर्टरीज में आयोटा में जाएगा तो वही प्रेशर से तो आपकी धमनियों की दीवारें कमजोर होने लग जाएंगी। आप ना क्या कहते हैं, अगर आम भाषा में हम बोलते तो नसें कमजोर हो जाती हैं, इंसान की नसें, और इंसान की नसें कमजोर होकर वो डैमेज होने लग जाती हैं। तो इसे बोलते हैं हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन, नसें कमजोर हो जाएंगी, नसें फट सकती हैं, और इंसान के बॉडी में ऑक्सीजन का लेवल डिक्रीज हो सकता है। किसी दिन उस इंसान के ब्रेन तक ऑक्सीजन नहीं पहुंच सकता है तो उसको स्ट्रोक पड़ जाएगा, उसकी डेथ हो जाएगी। किसी दिन उसके किडनियों तक नहीं जाएगा खून, तो किडनियों के पास नहीं गया तो खून के अंदर
अंदर वैसे ही बहुत सारे एक्सक्रीटरी कंपोनेंट्स बढ़ जाएंगे, इंसान के अंदर टॉक्सिसिटी बढ़ जाएगी, इंसान की डेथ हो सकती है उससे भी। ठीक है, आप केस देखते हैं हाइपोटेंशन का। बीपी लो का केस क्या होता है? बीपी लो का मतलब पहले बताओ कि नीचे वाला वैल्यू क्या बताता है? नीचे वाला वैल्यू बताता है आपके हार्ट को रिलैक्स करता है, और जब जब आपका हार्ट रिलैक्स करता है तो खून हमेशा क्या होता है? हार्ट के अंदर आता है, इन होता है। ब्लड क्या होता है? हार्ट के अंदर आता है। अब हार्ट के अंदर कहां से आया था? कल की क्लास याद करो, दो जगह से खून आया था हार्ट के अंदर। एक तो आया था प्यारे बच्चों यहां से, लंग्स से, फेफड़े से आया था, और दूसरा कहां से आया था? यहां से, बॉडी ऑर्गन से आया था। यहां से कैसा आ रहा था? इम्प्योर आ रहा था, और यहां से कैसा आ रहा था? प्योर आ रहा था, है ना भाई? हार्ट के अंदर खून दो ही डायरेक्शन से आता है, यहां से तो आएगा लंग्स, फेफड़े से आएगा, और यहां से आएगा तो वो इम्प्योर आएगा बॉडी पार्ट से। तो मैंने कहा कि हाइपोटेंशन, ब्लड का प्रेशर कम हो गया, और कम का मतलब क्या है? जब आपका हार्ट रिलैक्स किया तो उस समय खून अंदर आना चाहिए था, और अब इस खून का प्रेशर 80 mmHg से कम हो गया। धीरे 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 खून आ रहा है, इतना धीरे धीरे, इतना धीरे धीरे कि प्रॉपर तरीके से फेफड़े से यहां पहुंच ही नहीं पाया। जो फेफड़े से खून निकला उस खून का प्रेशर 80 mmHg होना चाहिए था, लेकिन खून आ रहा है भाई साहब धीरे धीरे कछुए की चाल से चल के। तो बताओ क्या यहां पर प्रॉपर हार्ट के पास खून पहुंच पाएगा? नहीं पहुंच पाएगा। जब यहां नहीं पहुंचा तो क्या खून अयोटा में जाएगा? नहीं जाएगा। तो क्या आपके बॉडी के बीच में ऑक्सीजन वाला खून सर्कुलेट हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। तो जब ऑक्सीजन वाला खून सर्कुलेट नहीं हो पाया तो आप समझिएगा कि हमारे बॉडी ऑर्गन्स के बीच में जब ऑक्सीजन नहीं जाएगा तो हमारे बॉडी ऑर्गन्स के बीच में जो ग्लूकोज है, क्या ये ग्लूकोज टूट पाएगा? क्या ये ग्लूकोज टूट पाएगा? नहीं टूटेगा। और जब ये ग्लूकोज नहीं टूटेगा तो क्या हमारे ऑर्गन्स के पास एनर्जी बचेगी? नहीं बचेगी। तो इसीलिए बीपी लो वाले इंसान को बिना एनर्जी के होते हुए उसे चक्कर आते हैं, वीकनेस रहती है, उसे बहुत कमजोरी रहती है। फिर डॉक्टर क्या कहता है? एक गिलास पानी में ग्लूकोज दे दो, या एक गिलास पानी में चीनी घोल के दे दो, गुड़ खिला दो, उसे चॉकलेट खिला दो, क्योंकि इन सब में ग्लूकोज होता है। और ये वाला तो ग्लूकोज नहीं टूट रहा है, लेकिन बाहर से जो ग्लूकोज दोगे उससे थोड़ी बहुत एनर्जी आपको मिलती रहेगी। ठीक है, बात समझ में आ गई मेरी? तो इस तरीके से बीपी हाई और बीपी लो दोनों ही डेंजर है अपनी जगह। मैं ये नहीं कहूंगी कि भैया बीपी हाई ज्यादा डेंजर है या बीपी लो ज्यादा डेंजर है। हाँ, ये है कि बीपी लो में अगर बहुत ज्यादा लो हो गया किसी दिन तो एकदम ही बस ऑर्गन्स बेचारे मर जाएंगे ऑक्सीजन की कमी से। ऑर्गन्स, ब्रेन के पास ब्रेन स्ट्रोक हो सकता है। स्ट्रोक का मतलब होता है ब्रेन जाम हो सकता है, ब्रेन के पास ऑक्सीजन नहीं जाएगी तो ब्रेन, इंसान कोमा में जा सकता है, इंसान के फेफड़े काम करना बंद कर देंगे। तो ये सारी बातें याद रखिएगा। लेकिन बीपी हाई एक दिन में हाई होने से कुछ नहीं होगा। 4, 5, 7 साल तक लगातार आपका बीपी हाई है, तब ये वाली केस आती है। ठीक है, दोनों ही चीजें अपने अपनी जगह, दोनों बीमारियां खतरनाक हैं, बीपी हाई भी बीपी लो भी। बस आपको इतना जानना है कि हाई का मतलब होता है हाइपरटेंशन। जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट किया, खून बाहर गया, तो उस खून का प्रेशर एटलीस्ट इतना तो होना ही होना चाहिए। अब अगर इससे बहुत ज्यादा हो गया तो वैसे प्रॉब्लम, बहुत कम हो गया तो वैसे प्रॉब्लम। अगर ज्यादा प्रेशर से जाएगा तो आर्टरीज, ये आपकी नसें जो हैं कमजोर हो सकती हैं, ये फट सकती हैं। और बीपी लो हो गया तो खून बहुत धीरे धीरे कछुए की चाल से आ रहा है, प्रॉपर तरीके से हार्ट के पास पहुंचा नहीं, और नहीं पहुंचा तो हार्ट बेचारा किसको सर्कुलेट कर देगा? ना ब्रेन के पास जाएगा, ना किडनी के पास जाएगा। तो ब्रेन तो सबसे पहले मरेगा, क्योंकि ब्रेन को सबसे ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए होती है, तो ब्रेन तो सबसे पहले खत्म हो लेगा। ठीक है, अब इसी को ही बीपी लो, बीपी हाई को साइलेंट किलर डिजीज कहा जाता है। एग्जाम में एक क्वेश्चन आता है कि साइलेंट किलर डिजीज रोग किसे कहा जाता है? साइलेंट किलर का मतलब होता है साइलेंटली आपको मार देगा। आप सोच रहे हो मेरा तो जीवन बिल्कुल सही चल रहा है, कोई नहीं, थोड़ा बहुत बीपी हाई तो है यार, क्या हो जाएगा? लेकिन साइलेंटली धीरे 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 वो आपको मौत के करीब लेकर जा रहा है। क्योंकि मैंने कहा ना कि एक दिन ऐसा आएगा, उस दिन फिर नसें बेचारी बिल्कुल कमजोर होकर फट जाएंगी, उस दिन फिर कोई नहीं बचा पाएगा आपको।
ठीक है, तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए साइलेंट किलर डिजीज, साइलेंटली मारने वाली, चुपचाप मारने वाली बीमारी कौन सी है? बीपी हाई। बीपी हाई एक दिन में नहीं मारेगी, धीरे 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 साइलेंटली अंदर ही अंदर आपकी नसों को खत्म कर रही है, वो नसों को खत्म कर रही है वो अंदर ही अंदर। ये बात याद रखिएगा, बीपी हाई और बीपी लो के केस का, हाइपरटेंशन और हाइपोटेंशन, ये दोनों चीजें याद रखिएगा। अब क्या मैंने आपको कल की क्लास में यह बताया था कि बीपी हाई और लो, बीपी को रेगुलेट करने वाले कौन कौन से हार्मोन होते हैं? क्या मैंने आपको बताई थी ये चीज? एक बार कमेंट करके बताना। क्या मैंने बताया था? चलो अभी सुन लो, कोई बात नहीं। देखो, बीपी को रेगुलेट करते हैं दो हार्मोन, बीपी को रेगुलेट करते हैं दो हार्मोन, रेगुलेट करते हैं दो हार्मोन। रेगुलेट करने का मतलब है ब्लड के प्रेशर को बैलेंस करना, रेगुलेट करना, संतुलन बना के रखने का काम करते हैं दो हार्मोन। कौन कौन सा? पहले हार्मोन होते हैं थायरोक्सिन हार्मोन। एक तो हार्मोन हो गया कौन कौन सा? थायरोक्सिन हार्मोन। और दूसरे कौन से? तो आप बताओगे एड्रीनिलीन हार्मोन। ये दो हार्मोन है बच्चों। हमारा तो कोई जोर नहीं है ना बीपी हाई लो पर। हाँ, हम हमारा बाहर का लाइफ साइकिल अच्छा रखकर, जीवन चक्र अच्छा रखकर, समय पर सोएं, समय पर खाएं, योगा करें, एक्सरसाइज करें, मेडिटेशन करें, तो वो तो एक सेकेंडरी चीज है। लेकिन हमारे बॉडी में बीपी को बैलेंस करके करने का काम कौन करता है, तब आपको जानना है। तो थायरोक्सिन हार्मोन और दूसरा हार्मोन होता है एड्रीनिलीन हार्मोन। ये दोनों हार्मोन, ये क्या है? ये दो हार्मोन हैं और ये आपके बीपी को बैलेंस करके रखते हैं कि भाई साहब इतना ही बीपी होना चाहिए। ठीक है, अब थायरोक्सिन कौन बनाता है? तो हमारे गले में एक ग्रंथि होती है जिसे बोलते हैं थायराइड ग्लैंड। और हिंदी मीडियम वाले बच्चों या तो थायराइड ही लिखा हुआ आएगा या अवटु ग्रंथि आएगा, इसको नोट कर लीजिए। और एड्रीनिलीन कौन बनाता है? एक ग्रंथि होती है एड्रीनल ग्रंथि, एड्रीनल ग्लैंड, ये दोनों ग्रंथियों से। तो अगर आपकी ये ग्रंथियां सही नहीं रही तो बताओ क्या ये हार्मोन सही बनेंगे? नहीं बनेंगे। और अगर ये हार्मोन सही नहीं बनेंगे तो क्या आपका बीपी रेगुलेट हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। तो बीपी आपका फ्लक्चुएट करेगा। ठीक है, तो एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आता है? चार ऑप्शन देगा, पूछेगा इनमें से कौन सा एक हार्मोन है जो बीपी को बैलेंस करता है, जो ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करता है। तो देखो बच्चों, हमेशा प्रायोरिटी इस हार्मोन को देना है। प्रायोरिटी समझ रहे हो ना, किसको देना है? आप बताओगे बेटा कि सबसे पहले थायरोक्सिन हार्मोन को ढूंढना है। जब जब ब्लड प्रेशर की बात करें हार्मोन के केस में, तो सबसे पहले थायरोक्सिन ढूंढना है हार्मोन में, आपके ऑप्शन में। अब मान लो आपको थायरोक्सिन नहीं मिला, तब आप क्या ढूंढोगे? एड्रीनिलीन। अब मैम अगर दोनों आ गए तो इसे सही आंसर करोगे, क्योंकि प्राइमरी हार्मोन यही होते हैं बीपी को रेगुलेट करने वाले। ठीक है, और ये सेकेंडरी हार्मोन होते हैं। थायराइड ग्लैंड होती है आपके गले में, और ये जो एड्रिनल होती हैं ये होती हैं हमारे किडनी के ऊपर। दो किडनी है ना, कोई ऐसा जिसमें एक ही किडनी है, एक किडनी बेच चुका हो अपनी, ऐसा कोई नहीं होगा। दो किडनियां होती हैं, दोनों किडनियों के ऊपर। मैं आगे पढ़ाऊंगी ये एड्रिनल थायराइड, चिंता मत करो, ये चैप्टर पढ़ाऊंगी तब आपको समझ में आएगा। तो अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा कौन से दो हार्मोन हैं, पेयर्स में जोड़ी पूछी तो दोनों की जोड़ी हो जाएगी। दोनों आ गए तब किसको सही करोगे? थायरोक्सिन को करो, क्योंकि प्राइमरी ये होता है, सेकेंडरी ये होता है। अब पूछे कौन कौन से दो ग्रंथियां हैं जो बीपी को रेगुलेट करती हैं, तब आपका थायराइड ग्लैंड और एड्रिनल ग्लैंड दोनों आंसर सही हो जाएंगे। अब प्राइमरी किसको रखना है? ग्लैंड में, ग्रंथि में किसको प्राइमरी? थायराइड ग्लैंड को प्राइमरी रखना है।
प्रायोरिटी किसको देनी है? इसको देनी है। ठीक है, समझ में आ गई मेरी बात? ये तो हो गए हार्मोन और ग्लैंड। अब आपसे पूछ ले, पढ़ाया है मैंने, आप बताना कि हमारे ब्रेन का कौन सा पार्ट है, ब्रेन का कौन सा पार्ट है जो बीपी को रेगुलेट करता है? ब्रेन का कौन सा पार्ट है जो बीपी को रेगुलेट करता है? देन आपका आंसर होगा एमओ। बताओ बच्चों, एमओ की फुल फॉर्म क्या बताई थी? ब्लड प्रेशर क्या होता है? ब्लड प्रेशर हमारे बस की बात है क्या? नहीं। क्या हम बीपी को कम ज्यादा कर सकते हैं? नहीं। दवाइयां खा के कर सकते हो भैया, लेकिन हमारे हाथ में थोड़ी है। ब्लड के प्रेशर का हाई होना, लो होना, ये कैसी रिएक्शन है? इनवॉलेंट्री रिएक्शन है, अनैच्छिक क्रिया है। और अनैच्छिक क्रियाओं को कौन कंट्रोल करता है? पहले ही बता चुकी हूं, मेडुला ओब्लोंगेटा, मेडुला ओब्लोंगेटा। तो ये आपके एग्जाम के 3 क्वेश्चन और हो गए। क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए, बाकी चाहे कुछ भी हो, ठीक है? बाकी सब बातें सेकेंडरी हैं, हमेशा कंटेंट देखा करो, है ना? चलो, क्वेश्चन आया, बीपी को रेगुलेट कौन से हार्मोन करते हैं? ये। कौन सी ग्रंथि करती है? ये। ब्रेन का कौन सा पार्ट करता है? ये। आप तो नहीं नाक कटवाओगे, कराओगे तीनों के आंसर? ठीक है, कराओगे? चलो, आ गया, ये हो गया बीपी। आप अब थोड़ा बहुत तो पल्ले पड़ गया होगा कि आज तक हम बीपी सुनते थे तो वो लेफ्ट साइड से क्यों चेक करते हैं, बीपी में क्या चेक करते हैं, 120 का मतलब क्या होता है, 80 का मतलब क्या होता है। ये कुछ दिमाग, खोपड़ी के अंदर जो दिमाग है उसमें घुसी हैं बातें, है ना? थोड़ी बहुत तो गई होंगी, मैं मानती हूँ 100% तो किसी को नहीं समझ में आता होगा, थोड़ा बहुत तो गया होगा, 20-30% तो गया होगा कि भैया बीपी क्या होता है, मैम ने पूरा पढ़ाया है ना। और अगर आज के बाद वो बीपी वाली मशीन देखोगे तो समझ में आ जाएगा कि मैम लेफ्ट हैंड में क्यों लगाते हैं, बीपी में क्या चेक होता है, बीपी लो होता है तो किसी इंसान को कैसे चक्कर आ जाता है। तो तुरंत जैसे मैं सोचती हूँ आपको भी सोचना पड़ेगा कि बीपी लो हुआ है इसका इंसान का, इसका मतलब इसके बॉडी के बीच में ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन थोड़ा कम हो गया है और ग्लूकोज कम टूट रहा है तो एनर्जी कम बन रही है, एनर्जी कम है तो इंसान को वीकनेस है, कमजोरी है। तो मुझे लगता है शायद आप इस चीज को समझ में आ जाएगा। ठीक है मैम, बीपी लो का इंस्टेंटली इलाज क्या है? थोड़ी बहुत तो एनर्जी आएगी उसमें, इतनी तो आ जाएगी कि आप डॉक्टर के पास ले जाओ, ड्रिप वगैरह चढ़ाने के लिए जो बीच में टाइम है उतना टाइम तो वो इंसान सरवाइव कर लेगा। ठीक है, चलो, एक कह रहे 22% समझ में आया, कोई बात नहीं, बाकी का समझ लेना। ये हो गया ब्लड का प्रेशर। अब चलते हैं नेक्स्ट, हार्ट की साउंड की तरफ चलते हैं। हार्ट साउंड, हार्ट से एक साउंड आती रहती है, हिंदी में बोलेंगे हृदय ध्वनि। हमारे हार्ट से एक साउंड आती रहती है, कौन सी साउंड, कैसे बनती है, क्यों बनती है, किसको इंडिकेट करती है, वो सुन लीजिए। 1 मिनट रुकिएगा। हेलो, चलो अब सुनो क्या, ठीक है? हार्ट की साउंड मैंने कल आपको बताया था, कल नहीं परसों बताया था मैंने कि आप जब बीमार पड़ते हो तो डॉक्टर एक गले में मशीन डाल के रखता है जो उसकी आन बान शान होती है, और जब आप बीमार, जुकाम वगैरह, सर्दी वगैरह होता है तो डॉक्टर आपको बोलता है पीछे करके बैठ जाओ ऐसे टेबल पे, और यहां वो लगाता है और आपको बोलता है जोर से सांस लो। आप ऐसे जोर से सांस लेते हैं और वो कान से कुछ सुनता है और फिर दवाइयां लिख के देता है, या कहता है भाई साहब नॉर्मल हो, क्या दवाई ववाई खा रहे, 2-3 दिन में ठीक हो जाओगे, है ना? तो वो क्या सुनता है? वो सुनता है बेटा आपके हार्ट की साउंड, हार्ट की साउंड। और ये हार्ट की साउंड कौन बनाता है? तो हार्ट की साउंड्स बनती है वोल्व से, वोल्व से। और वोल्व्स का मतलब होता है कपाट, पहले ही बता चुकी हूं, कपाट, कपाट के बंद होने से। याद रखिएगा कि कपाटों के खुलने से नहीं बनती है, बंद होने से। कल की क्लास में वोल्व के बारे में पढ़ाया था, इट इज जनरेटेड बाय क्लोजिंग ऑफ वोल्व्स। यहां लिखो क्लोजिंग ऑफ वोल्व्स, क्लोजिंग ऑफ वोल्व्स। जब क्लोज होते हैं वोल्व तब क्या बनती है? साउंड बनती है आपके हार्ट से। उसी हार्ट की साउंड को हम हार्ट साउंड बोलते हैं और वो स्टेथोस्कोप से चेक करता है डॉक्टर। अब ये कैसे बनती है? देखो बच्चों,
हमारे हार्ट में सिर्फ दो प्रोसेस होती है, हमारे हृदय में दो प्रोसेस होती हैं। एक बार करता है आपका हार्ट कॉन्ट्रैक्ट, यस मैम बता चुकी हूं, हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है। कॉन्ट्रैक्शन का मतलब होता है सिकुड़ना, सिकुड़न पैदा होती है और वहीं पर सिकुड़न पैदा होने के बाद दूसरी बार आपका हार्ट क्या करता है, रिलैक्स करता है, विश्राम करता है। अब विश्राम का मतलब ये नहीं कि आराम करता है। हार्ट एक बिजिएस्ट ऑर्गन होता है, सबसे बिजी ऑर्गन पूछ लिया ना आपसे तो बता देना हार्ट है। हार्ट कभी आराम नहीं करता है, जिस दिन इसने आराम किया आप हमेशा के लिए आराम कर जाओगे, ठीक है। तो हार्ट कभी भी आराम नहीं करता है। और दूसरा सुनिएगा क्या कि अगर आपसे पूछे सबसे ज्यादा बिजिएस्ट मसल्स कौन सी हैं, तब आंसर करके आना कार्डियक मसल्स। कार्डियक का मतलब ही क्या है, हृदय की मांसपेशियां। क्या ज्यादा क्लास बफरिंग हो रही है? हाँ हाँ जी, हाँ कुछ फ्रैक्शन टाइम के लिए रेस्ट कर सकता है, लेकिन ये नहीं है कि शिव जी कि पूरा 1 मिनट तक आराम कर लिया हार्ट, नहीं, दूसरे मिनट। क्या क्लास बफरिंग हो रही है? क्या हो गया है, इतनी बफरिंग क्यों हो रही है? अब ठीक है, चलो। कभी कभी हो रही है, हाँ इस पे काम कर रही है हमारी टेक्निकल टीम। मैंने बता दिया कि क्लास बहुत बफर करती है बीच बीच में, मैंने बोल दिया है, ठीक है। सुनो, आपका हार्ट से साउंड आती है, कब आती है? क्लोजिंग ऑफ वॉल्व। हमेशा अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए ना कि हार्ट की साउंड कौन बनाता है, वॉल्व बनाते हैं, लेकिन वॉल्व की ओपनिंग से नहीं आती है, क्लोजिंग से साउंड आती है, इनके बंद होने से आवाज आती है। अब हार्ट क्या है, हार्ट में दो प्रोसेस होती है, एक बार हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है, एक बार हार्ट रिलैक्स करता है। जब हमारा हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है तो उस समय जो वॉल्व हैं उनकी क्लोजिंग से साउंड आएगी, वो आएगी लब। इसे लब बोलो या कुछ बुक्स में इसे लप लिखा हुआ होता है, लब या लप लिखा हुआ होता है। और जब आपका हार्ट रिलैक्स कर रहा है, एक्सपेंड हो रहा है आपका हार्ट, खून अंदर आ रहा है, उस समय आपके वॉल्व की जो क्लोजिंग हुई है उसे बोलेंगे डब, या इसे बोला जाता है डप। जो दोनों ही आ जाएं डजंट मैटर, डब या डप। और इसी लबडब 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 साउंड को ही क्या कहा जाता है, आप बताओगे? हार्ट साउंड। ये जो लबडब 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 बनी है ना, इसी को कहा जाता है हार्ट साउंड, हृदय की ध्वनि, हृदय की ध्वनि। अब मैम डॉक्टर उस मशीन से इसे कैसे चेक करके बता देता है कि आपको बीमारी है या नहीं है? देखो, अगर आप नॉर्मल हो, आपके हार्ट का सर्कुलेशन सही चल रहा है, खून सही ढंग से फ्लो हो रहा है आपके हार्ट के अंदर, तो नॉर्मल केस में आपके हार्ट से यही साउंड आती है। नॉर्मल का मतलब है सामान्य स्थिति, आपको कोई बीमारी नहीं है, हल्का फुल्का कोई जुकाम उखाम हुआ है, कोई गहरी बीमारी नहीं है, तब आपके हार्ट से साउंड आती है लबडब 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 लबडब। लेकिन अगर आप अबनॉर्मल हो, अबनॉर्मल का मतलब है आपके खून में कुछ इन्फेक्शन हुआ है, या बीपी हाई हो गया, लो हो गया, या किसी भी प्रकार का कोई भी आपका सर्कुलेशन में, खून के सर्कुलेशन में प्रॉब्लम हुई है, तब आपके हार्ट से साउंड आती है मरमर 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 मरमर। अब थोड़ी हंसी वाली साउंड है, लेकिन ऐसे मर 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 ऐसे साउंड आती है। और इसी साउंड से डॉक्टर, अगर डॉक्टर को ये वाली साउंड हल्की सी, इस लबडब साउंड में थोड़ा सा वेरिएशन दिखा, तो डॉक्टर बोल देता है कि ये टेस्ट करवा लो, ये वाला जाकर टेस्ट करवा लो, इससे प्रॉब्लम आपकी पता लग जाएगी कि क्या प्रॉब्लम हुई है। ठीक है, क्या ज्यादा बफरिंग हो रही है क्लास में? 1 मिनट का टाइम दो, मैं चेक करती हूं कितनी बफरिंग हो रही है, या आप लोग ये ऐसे कर रहे हो?
चलो अब ठीक है, बिल्कुल तो ठीक आ रही है, अभी तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, ठीक है। चलो सुनो, तो मैंने कहा हार्ट की साउंड कब बनती है? जब आपके हार्ट के वाल्व क्लोज होते हैं, तब उनके क्लोजिंग से एक साउंड बनता है, उसे हम हार्ट साउंड बोलते हैं। और आपके हार्ट में दो प्रोसेस हो रही है, एक बार हार्ट कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, एक बार हार्ट रिलैक्स कर रहा है। जब हार्ट में कॉन्ट्रैक्शन हुआ, उस समय आपके हार्ट के जो वाल्व हैं वो बंद हुए और उनके बंद होने से लब या लप साउंड आई। जब हार्ट ने रिलैक्स किया, उस समय आपके वाल्व क्लोज हुए तो डब या डप साउंड आई। तो लब डब तो हार्ट की साउंड नॉर्मल है, लेकिन अब नॉर्मल केस में मरमर 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 साउंड सुनती है। तो ये होती है आपकी हार्ट की साउंड, हृदय की ध्वनि, ठीक है। ये हो गया है हार्ट साउंड। अब आता है हार्ट बीट। बच्चा हार्ट बीट थोड़ा सा अलग है और हार्ट साउंड अलग है। साउंड तो क्या हो गया, वाल्व क्लोज हुए तो साउंड जनरेट हो रही है, तो इंडिकेट क्या हो गया, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन सही चल रहा है तो लबडब आ जाएगा। और अगर कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन में कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो साउंड चेंज हो जाएगी, तो डॉक्टर को मालूम चल जाएगा कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, तो वो आपको टेस्ट लिख के दे देगा, ये टेस्ट करवा लो। अब बात आती है हार्ट बीट की, कि हार्ट बीट क्या होती है। हार्ट बीट क्या होती है? हार्ट बीट हिंदी में बोलते हैं हृदय की धड़कन। हृदय की धड़कन जो आप कैसे चेक करते हैं, आगे लेफ्ट हैंड साइड में अपना हाथ रखिए और महसूस कीजिए ऐसे आपका दिल धक 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 ऐसे करेगा। तो ये जो आपके हार्ट से एक रिदमेटिक साउंड प्रोड्यूस हो रही है, आपके हार्ट से जो रिदमेटिक, अभी भी कुछ प्रॉब्लम आ रही है क्या? अब तो सही चल रही है क्लास। इसे बोलते हैं रिदमेटिक साउंड। साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय हार्ट, इज प्रोड्यूस्ड बाय हार्ट, इज नॉन एज हार्ट बीट। हार्ट इज नॉन एज हार्ट बीट। हार्ट बीट मैंने एच भी लिखा है, लिख लेना। रिदमेटिक का मतलब है रिदम बनाती है वो, ऐसे जैसे आपके गाना गाते हैं तो गाने का रिदम नहीं होता है, वैसे आपके हार्ट से ऐसे रिदम में आपकी साउंड आ रही होती है, धक 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 जो आपकी आ रही है। लेफ्ट हैंड साइड पे रखो, आप फील कर लोगे, ठीक है। जब तक ये रिदमेटिक साउंड आ रही है इसका मतलब इंसान जिंदा है, जिस दिन ये नहीं आएगा इंसान खत्म। और इसी साउंड को हम एक ग्राफ बनाकर, कभी देखा है आपने ईसीजी करवाया है? ईसीजी का मतलब होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। ईसीजी का मतलब होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी जब इसी साउंड में, साउंड नहीं, इस बीट होने में, इस धक धक में कुछ वेरिएशन आया है किसी भी टाइप का, तब डॉक्टर करता है आपका ईसीजी। सर मेरे को चेस्ट में ऐसे लेफ्ट साइड में दर्द सा महसूस हो रहा है, मेरे दिल में हल्का सा दर्द सा महसूस हो रहा है, तो आप डॉक्टर के पास जाओगे और डॉक्टर क्या करेगा, आपका ईसीजी करेगा। तो हार्ट की एक्टिविटी या हार्ट बीट की रिदमेटिक साउंड या रिदमेटिक सीक्वेंस में बन रही है या नहीं बन रही है, इसी को चेक करने के लिए जो टेस्ट किया जाता है, ये टेस्ट है बच्चों। ईसीजी एक टेस्ट है, किसकी एक्टिविटी का पता लगाने के लिए, हार्ट की, हृदय की। और इसमें क्या पता लगाते हैं कि हार्ट से जो रिदम बन रही हैं वो रिदम ठीक हुई है या नहीं हुई है, ठीक है। और ये इस ग्राफ में कुछ ऐसी आती हैं, देखी होंगी आपने, अक्सर मूवीज में देखा होगा। जब तक ये ऊपर नीचे ऐसी चल रही है ना, तब तक इंसान चल रहा है। इसका मतलब आपके हार्ट में कॉन्ट्रैक्शन, रिलैक्सेशन, डायस्टोल सिस्टोल, डायस्टोल सिस्टोल हो रहा है, हार्ट साउंड बन रही है, हार्ट की बीट बन रही है, धक धक आवाज आ रही है। तो ये बताता है, ये वाला जो आपका ग्राफ होता है, ये आपके हार्ट की जो फंक्शनिंग है उसको शो करता है कि इस तरीके से आपके हार्ट में खून आ रहा है, जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है, हार्ट कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, रिलैक्स कर रहा है, डायस्टोल सिस्टोल चल रहा है। जिस दिन ये सीधा हो गया, मान लेना इंसान खत्म हो जाएगा, इंसान खत्म। देखा होगा आपने, पी 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 उस मशीन के अंदर बोलने लग जाता है ऐसे, देखो सर ऐसी दिल की धड़कनें इतनी और ऐसे कम हो रही है, कम हो रही है, कम हो रही है, कम हो रही है। ये लो ग्राफ बिल्कुल गिर गया, इंसान मर जाता है। और वो जब कम होती है हार्ट बीट, तो एक उस मशीन से पी 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 की आवाज आने लग जाती है, रेड लाइट जलने लग जाती है, मतलब इंसान खत्म होने वाला है। इंसान का दिल धीरे धीरे धड़कना बंद कर दिया है, इंसान का हार्ट बिल्कुल फेल हो चुका है, फेल्योर ऑफ हार्ट, हार्ट फेल हो चुका है, उसको दिखाता है ये, ठीक है। और आपने देखा होगा
कभी कभी कि मूवीज में अक्सर देखा होगा, बाकी ऑपरेशन थिएटर में तो हमें नहीं जाने देते, तो हमने नहीं देखा होगा कि किसी का, इंसान का अगर दिल काम नहीं करता है एकदम तुरंत अभी बंद किया तो ऐसे चेस्ट पे डॉक्टर या तो प्रेस करते हैं, या जो आयरन होती है प्रेस होती है वो लगाते हैं, उन्हें करंट लगाते हैं। तो ये करंट भी इसलिए लगाया जाता है कि हार्ट से थोड़ा बहुत हार्ट जो है वो पंप करना वापस स्टार्ट कर दे। ये सब आपको कंडक्शन सिस्टम में कल की क्लास जो मैं डलवाऊंगी उसमें समझ में आ जाएंगी, ठीक है। वो कि वो प्रेस क्यों लगाई जाती है, ऐसे ऐसे बहुत भयंकर तरीके से प्रेस लगा तो इंसान को ऐसे झटका आता है, बहुत ऊंचा उछलता है, देखा है कभी आपने? है, कभी देखा होगा आपने, करंट लगाते हैं। वो कल की क्लास में समझ में आएगा कि ऐसा क्यों करते हैं, करंट क्यों लगाते हैं। अभी आप इतना सुनो कि आपके हार्ट से एक रिदमेटिक साउंड आती रहती है, धक धक की, उसी को हार्ट बीट बोलते हैं। और बच्चा जब इसी हार्ट बीट को आप इन नाड़ियों से नापते हैं ना, नाड़ियों से, तो उसे पल्स रेट कहा जाता है। पल्स रेट क्या होता है? इसी साउंड को अगर आप दिल से यहां से देखोगे तब तो आएगा क्या? हार्ट बीट, धक धक। लेकिन इसी साउंड को आप किससे, खून नाड़ियों में बहता, नाड़ियों मतलब नसें, अगर इसी को आप नसों से मेजर करते हो तो उसे पल्स रेट कहा जाता है। कोई इंसान मरा है या नहीं मरा है उसको कहां से चेक करते हैं? यहां से चेक कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो दो नसें ना दिख रही हैं, इनको हल्का सा ऐसे प्रेस करो, लेफ्ट साइड, लेफ्ट हैंड है नहीं, लेफ्ट हैंड से अयोटा निकलता है, तो ऐसे इसको हल्का सा ऐसे प्रेस करोगे तो आपको यहां से पल्स रेट फील होगी कि चल रही है कि नहीं चल रही है। और जैसे ही आपने, अगर ये नहीं चली, इसका मतलब जब यहां पर ही प्रेशर नहीं है खून का, तो हार्ट ने खून भेजा ही नहीं, भेजा नहीं, इसका मतलब दिल तो रुक गया है पहले ही, तो इंसान खत्म हो चुका है। तो इसी चीज को, जब हार्ट बीट को ही आप नाड़ियों से नापते हो, नाड़ियों का मतलब क्या हो गया, नसों से नापते हो, तब उसे पल्स रेट कह दिया जाता है, तब उसे पल्स रेट कह दिया जाता है। और जिस मशीन से इसको मेजर करते हैं तब उसे इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी कहा जाता है, ECG कहा जाता है। अब बात करते हैं किसकी हार्ट बीट कितनी होनी चाहिए। अगर हार्ट बीट की बात करती हूं तो कभी बच्चे की हार्ट बीट सुनना आप, एक छोटा बच्चा है 1.5-2 साल का, उसकी धड़कनें बहुत तेज रहती हैं। बच्चे का दिल छोटा सा है, दिल छोटा सा है, बच्चे का दिल कितना होता है, 50-60 ग्राम का होता है, हमारा 300 ग्राम का है। अब जितना छोटा हार्ट होगा, बच्चे में खून भी कम है, उतना जल्दी जल्दी डायस्टोल सिस्टोल होगा। और जितना, मैंने क्या कहा, एक हार्ट बीट कब बनती है? जब एक डायस्टोल और एक सिस्टोल कंप्लीट होता है, तभी तो एक हार्ट बीट बनता है, तभी तो आपके दिल से एक धक आवाज आती है, थक की आवाज आती है ना। अब बच्चे का दिल भी छोटा सा, खून भी कम, तो बहुत हमसे दुगुना बार खून आता है और दुगनी बार जाता है। तो जितनी बार खून आएगा जाएगा उतने ही डायस्टोल सिस्टोल ज्यादा बनेंगे, और जितने ज्यादा डायस्टोल सिस्टोल बनेंगे तो उतनी ज्यादा तो हार्ट की बीट आएगी, धक धक की आवाज ज्यादा आएगी। इसीलिए तो बच्चों की हार्ट बीट ज्यादा रहती है, और बच्चों की अप्रोक्स रहती है 150 पर मिनट। 1 मिनट में 150 बार तक उनका दिल धड़क सकता है। और अगर हम बात करते हैं, एक बच्चा मां के पेट में है, एम्ब्रियो, एम्ब्रियो का मतलब होता है भ्रूण, बच्चा जो मां के पेट में और उसमें दिल बन गया और धड़कनें भी बन गई हैं, तब उस बच्चे की तो और ज्यादा रहती है, 200 पर मिनट रहती है। लेकिन जैसे ही ये बच्चा अडल्ट होता है तब बच्चों उसकी धड़कनें 72 पर मिनट रहती हैं, 72 पर मिनट। अभी अगर हमारी हार्ट बीट देखोगे तो कोई 1-2 ऊपर 1-2 नीचे मिल सकती है, ठीक है, 1-2 ऊपर 1-2 नीचे मिल सकती हैं। छोटे बच्चे की देखना, समझ में आ गया छोटे बच्चे की धड़कनें क्यों तेज रहती हैं? भाई साहब खून भी कम है, हार्ट भी छोटा सा है, बार 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 खून आ रहा है, जितनी बार खून आएगा जाएगा उतने डायस्टोल सिस्टोल होंगे, और जितने ज्यादा डायस्टोल सिस्टोल होंगे उतनी ज्यादा तो हार्ट बीट बनेगी। अब हमारे बॉडी में तो 72 बार खून आ रहा है, 72 बार जा रहा है, इसलिए बेचारा हमारा 72 बार दिल धड़का। अब बच्चे में बहुत ज्यादा बार आ रहा है, तब आप जानते हैं कि बच्चे में अगर ज्यादा आ रहा है तो ज्यादा हार्ट बीट बनेगा। और जब आप जिम में होते हो, जिमिंग वगैरह कर रहे होते हो, तब आपके दिल की धड़कनें थोड़ी तेज हो जाती हैं। कितनी हो जाती हैं? अप्रोक्स 90 से 98 पर मिनट, इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। 90 से 98 पर मिनट कहने का मतलब जब आप भाग रहे हो, दौड़ लगा रहे हो, है ना, एक्सरसाइज कर रहे हो, उस समय आपका बॉडी हीट पे है, उस समय 90 से 98 पर मिनट आपके दिल की धड़कनें हो जाती हैं। क्यों हो जाती हैं? क्योंकि भैया आपके बॉडी ऑर्गन्स एक्सरसाइज कर रहे हैं, उनको एनर्जी चाहिए, वो एनर्जी खर्च कर रहे हैं, उन्हें बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए। जितनी ज्यादा एनर्जी चाहिए होगा उतना ही तो उन्हें ऑक्सीजन ज्यादा चाहिए होगा,
एनर्जी कब बनती है? जब ऑक्सीजन आकर किसे तोड़ता है? ग्लूकोज को। तो हमारे ऑर्गन्स, आप रनिंग कर रहे हो, हमारे ऑर्गन्स को क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। बिना एनर्जी के थोड़ी ऑर्गन्स काम करेंगे, ठीक है? तो जितनी ज्यादा आप एनर्जी दोगे, खर्च करोगे, उतना ही तो ज्यादा आपकी ऑक्सीजन की डिमांड रहेगी, और जितनी ज्यादा ऑक्सीजन पहुंचाओगे तो उतना ही डायस्टोल सिस्टोल ज्यादा बार करवाना पड़ेगा आपको आपके हार्ट से, और जितना ज्यादा बार डायस्टोल सिस्टोल होगा तो उतनी आपकी धड़कनें भी तो तेज हो जाएंगी, धड़कनें भी तो तेज हो जाएंगी। तो इसीलिए आपका जब आप जिम में हैं, या आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, या आप रनिंग कर रहे हैं, दौड़ लगा रहे हैं, उस समय आपका शरीर बहुत सारी एनर्जी खर्च करता है, तो उसे ज्यादा मात्रा में ऑक्सीजन चाहिए होती है एनर्जी बनाने के लिए। इसलिए थोड़े से आपके डायस्टोल सिस्टोल ज्यादा हो रहे होते हैं। कितने? 72 से 90 से 98 पर मिनट आ जाती है। अब बच्चों, आपने एक चीज सुनी है, जो एथलीट्स होते हैं, एथलीट बोले तो कौन? जो बहुत सालों से कोई खेल खेल रहे हैं। ऐसे नहीं 3 दिन बैडमिंटन खेले और चौथे दिन अपने आप को एथलीट समझने लग गए। नहीं भैया, कोई एक ऐसा इंसान जो स्टेट लेवल पे खेल चुका है, वर्ल्ड लेवल पे खेल चुका है, या ओलंपिक में खेल चुका है, उन एथलीट की बात कर रही हूं मैं। अपने आप को एथलीट मत मानना एक दिन योगा करके, ठीक है, मेरी तरह। उनकी हार्ट बीट क्या होती है बेटा? वो लोग कम रखते हैं। कितनी? तो वो 60 से लेकर 68 पर मिनट, इससे कम नहीं करवा सकते। इससे कम करवाओगा दिल धड़कन बहुत कम बनाने लग जाएगा। इनकी धड़कनें कम होती हैं, ये जनरली अपनी। और ये आपने सुना डोपिंग का टेस्ट होता है, तो डोपिंग वगैरह टेस्ट में पकड़े जाते हैं। अगर उन्होंने दिल की धड़कनें बहुत कम करवा रखे हैं तो उन्हें आउट भी कर देते हैं उस खेल से, है ना? तो खिलाड़ी जो होते हैं वो अपनी हार्ट बीट थोड़ी कम रखते हैं। क्यों रखते हैं? ताकि उन्हें कंटिन्यूअसली एनर्जी मिलती रहे। आप सुनना क्यों रखते हैं, बताई देती हूँ आज। देखो, जितनी ज्यादा डायस्टोल होगा, जितना ज्यादा सिस्टोल होगा, उतना ऑक्सीजन बाहर जाएगा। जितना ऑक्सीजन बाहर जाएगा उतना ज्यादा ग्लूकोज टूटेगा। इसका मतलब जितनी ज्यादा हार्ट बीट बनी उतना ही ज्यादा तो ग्लूकोज टूट गया। समझ रहे हो? जितना ज्यादा हार्ट बीट बनेगा उतना ही तो ऑक्सीजन बाहर जाएगा हार्ट से, और जितना ज्यादा ऑक्सीजन बाहर जाएगा उतने ही ग्लूकोज को तोड़ेगा, और आपके बॉडी में ग्लूकोज है वो धीरे धीरे खत्म होने लग जाएगा। तो अगर आपकी हार्ट बीट चल रही है, जिम में होते हो, रनिंग करते हो, तो चक्कर से नहीं आ जाते हैं कुछ देर के बाद। 1 घंटे तो बहुत एनर्जी है, फिर इतनी एनर्जी खर्च करवा रहे हो, इतनी हार्ट बीट बन रही है, तो ग्लूकोज तो उतना ही है ना। ये थोड़ी बाहर से ग्लूकोज ले जा रहे हो और भागते जा रहे हो, बाहर से खाए जा रहे हो और भागते जा रहे हो। ऐसा तो नहीं होता है ना। तो क्या है कि आप बताएंगे बेटा कि अगर फिर क्या होता है, ज्यादा एक्सरसाइज करते हो 1 घंटे के बाद बेहोश भी तो हो जाते हो, है ना? 1 घंटे बाद एकदम एनर्जी खत्म, जिम से आके सो जाते हो बेड पे। तो वही बात है, लेकिन इन लोगों को तो सोना नहीं होता है। मान लो एक खिलाड़ी है, उसे 4 घंटे लगातार खेलना है, और जब कोई वर्ल्ड लेवल पे कोई खेल रहा होता है ना, या कोई एशिया लेवल पे खेल रहा होता है खिलाड़ी, तो उसे बाहर से ग्लूकोज वगैरह अलाउ नहीं होता है। ग्लूकोज वगैरह अलाउड नहीं होता। उसे पीना कभी देखा आपने ओलंपिक में? बाहर से ग्लूकोज की बोतल ला रहे हो, वो पी रहे हो? नहीं। पानी पीते हैं, पानी से एनर्जी नहीं मिलती है, पहले बता चुकी हूँ, पानी से 0 एनर्जी मिलती है। कितने गिलास पानी पी लो एनर्जी नहीं मिलेगी, लेकिन उनको एनर्जी ड्रिंक्स अलाउड नहीं होती हैं बाहर से। तो ये लोग क्या करते हैं, इनकी हार्ट बीट थोड़ी सी कम है। अब जितनी कम हार्ट बीट है उतना ग्लूकोज बचा रहेगा ना। मैं खिलाड़ी हूँ, मुझे 4 घंटे दौड़ना है, और मेरा ग्लूकोज 1 घंटे में खत्म हो गया, एनर्जी कम, चक्कर खा के गिर जाऊंगी, मैं हार जाऊंगी। तो कॉन्टिन्यूअसली एनर्जी रिलीज करवाने के लिए अपने बॉडी में ये थोड़ी सी अपनी हार्ट बीट एथलीट्स कम रखते हैं, ताकि उनको लगातार ऊर्जा मिलती रहे, और उसी ऊर्जा से वो अपना खेल जो भी खेलना चाहते हैं वो खेल खेलता रहे, वो खेलते रहें। अब ये हार्ट बीट नेचुरल तरीके से भी कम हो जाती है। कोई ऐसी जड़ी बूटियां खाते हैं लोग, मेडिटेशन करते हैं, तो उससे भी हो जाती हैं। वरना कुछ लोग क्या होते हैं, ड्रग्स वगैरह वाले केस पे जाते हैं, डोपिंग केस में वो पकड़े जाते हैं और फिर उन्हें बाहर भी निकाल देते हैं। कुछ ऐसे केमिकल्स भी लगते हैं, कुछ ऐसे इंजेक्शन लगते हैं जो आपके हार्ट को थोड़ा सा स्लो करवाने देते हैं। आपका हार्ट जो है ना वो थोड़ा धीरे धीरे, एकदम स्लो नहीं, वो तो खत्म ही हो जाएगा, थोड़ा सा स्लो, इस स्पीड से काम करते तो इतने स्पीड से आ जाएगा आपका हार्ट, ऐसे हार्ट बीट बनाएगा ऐसे। तो एक लगातार फ्लो में एनर्जी बनती रहेगी उस इंसान के पास। अब आप कहोगे मैम हार्ट बीट कम करवाना अलाउ क्यों नहीं है? एक मैं हूं खिलाड़ी, एक मेरी बहन है, हम दोनों खेल रहे हैं, हम दोनों की हार्ट बीट कम है, दोनों के पास खूब एनर्जी है। ये भी मुझे मारेगी, मैं इसे मारूंगी, है ना? ये भी दौड़ लगाएगी, मैं भी दौड़ लगाऊंगी, दोनों में एनर्जी की कमी नहीं हो रही, एनर्जी की कमी नहीं हो रही, रिजल्ट 0 निकलेगा, कोई हारेगा ही नहीं। और खेल में तो एक को हारना निश्चित है। जैसे परसों पाकिस्तान और इंडिया का मैच है, तो पाकिस्तान का हारना
मतलब पहले से ही तय है, और इंडिया का जीतना पहले से ही तय है, आप जान रहे हो, है ना। खेल तो है ही, खेल में एक हारेगा एक जीतेगा, वरना रिजल्ट क्या निकलेगा। इसलिए ये हार्ट बीट कम करवाना अलाउड नहीं होता है इन्हें प्रैक्टिकली। तो अगर कोई ड्रग्स वगैरह के केस में लेकर या इंजेक्शन लेकर, स्टेरॉइड लेकर अगर करवा रहे हैं, तो अगर वो पकड़ा गया डोपिंग टेस्ट में, जैसे उसमें उसको निकाला था ना बॉक्सर को एक को, फिर उसको उस बैन भी लगा देते हैं उस पर ना परमानेंट तरीके से कि आप खेल नहीं सकते इतने साल, उस पर बैन लगा देते हैं। ठीक है, तो परसों इंडिया पाकिस्तान का मैच है और पाकिस्तान का हारना तय है। इंडिया का मुझे पता है क्या होना है क्या नहीं, लेकिन पाकिस्तान का हारना तय है। फिर वहां पर टीवी फूटेंगी, है ना, फिर इंडिया को गाली दी जाएगी, इंडिया के झंडे को आग लगाई जाएगी, इंडिया के झंडे पर वो पांव रखेंगे, लेकिन कोई बात नहीं, है ना, देखेंगे। तो ये याद रखिएगा इस चीज को, है ना। मैम पाकिस्तान भी जीत सकता है, नहीं जीत, अगर पाकिस्तान जीता ना तो मैं तुम लोगों को चॉकलेट खिलाऊंगी, है ना, और अगर इंडिया जीता तो तुम लोग मुझे खिला देना, फिर मत कहना, ठीक है, फिर मत कहना। तो इस तरीके से आपकी हार्ट बीट रहती है, और हार्ट बीट सही समय से काम कर रही है नहीं कर रही है, इसके लिए इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी करवाया जाता है। तो ये आपकी हार्ट बीट हो गई, हार्ट साउंड हो गया, बीपी हो गया। यहां आकर आपकी बहुत सारे कॉन्सेप्ट हार्ट वाले चैप्टर से खत्म हो गए। वन डे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये सारी की सारी आपकी चीजें यहां पर खत्म हो जाती हैं। लेकिन मैं एक वीडियो डलवाऊंगी जिसमें मैंने बता रखा है कंडक्शन सिस्टम ऑफ हार्ट, हार्ट का कंडक्शन सिस्टम कैसे काम करता है, और उसमें 2-4 चीजें और बता रखी है। हार्ट अटैक कैसे आता है, हार्ट अटैक कैसे आता है, और एक ये भी बता रखा होगा मैंने उसके अंदर कोरोनरी आर्टरी डिजीज, CAD बता रखा है। बस इस वीडियो को आप देख लेना। लेकिन अगर आप लोग, मैंने फिर रिपीट कर रही हूँ, अगर SSC रेलवे के लिए तैयारी करें तो ना भी देखें तो छोड़ सकते हैं, टाइम ना खराब करें तो भी। 1-1.25 घंटे का वीडियो है। लेकिन PCS वाले बच्चे, कोई स्कूल वाला बच्चा है 11वीं 12वीं वाला, या नीट वगैरह के एग्जाम के प्रिपरेशन कर रहा है, या कोई नर्सिंग वगैरह के एग्जाम की, या लैब असिस्टेंट की तैयारी कर रहा है, तो उसमें फिर यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो वो लोग देख लेना, ठीक है। ये छोटे मोटे एग्जाम वाले, ये मत बोलना मैम छोटा मोटा एग्जाम बोल रही है, BPSC वालों को देखना पड़ेगा बेटा, ठीक है। सोते समय को 1-2 धड़कनें कम हो जाती हैं, ज्यादा कम नहीं होती है, ठीक है, तो देख लेना। CGL वगैरह, CPO वाला, CHSL वाला, MTS वाला, ये बच्चा स्किप कर सकता है इसे, यहां से क्वेश्चन उसमें नहीं आते हैं। CGL वाले में हद मार के ये पूछ सकता है बच्चे के दिल की धड़कनें कितनी होती हैं, एम्ब्रियो की दिल की धड़कनें कितनी होती हैं, है ना, उसका इतना ही है, उससे ज्यादा नहीं है। चलो बेटा पूछो, 3 क्वेश्चन है, अभी पूछो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सारे क्वेश्चन बता दूंगी अभी, अभी पूछो। हाँ इंडिया जीतेगा, कौन कह रहा है ये पाकिस्तान जीतेगा? पाकिस्तान को गालियां पड़ती है, वैसे तुम्हें भी पड़ेंगे अगर पाकिस्तान को सपोर्ट करोगे तो। मैम परसों की सारी क्लास ऑफ कर दो। अच्छा संडे की क्लासेस ऑफ करवा दें आपके बैच की? होती कितने, वोकैबुलरी की तो क्लास होती है, बस वोकैब की क्लास रात में है ना। चलो यस इंडिया जीतेगा, एंड डेफिनेटली इंडिया जीतेगा, नल्ला पाकिस्तान किसी काम का नहीं है। चलो ठीक है, तो ये इतना याद रखिएगा। और बस अब मंडे से हम एक नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे, और मंडे से मैं क्या पढ़ाऊंगी वो भी सुन लो। मैंने ये देखा है कि आपके कुछ GD-VD वाले बच्चों का एग्जाम हो सकता है, तो ह्यूमन डिजीज पहले पढ़ेंगे। ह्यूमन डिजीज मंडे से एक नया चैप्टर की शुरुआत करेंगे। मानव रोग, बच्चों ऐसा इस धरती का कोई एग्जाम नहीं है जिस एग्जाम में डिजीज से क्वेश्चन नहीं आते हो। ह्यूमन डिजीज पहले पढ़ेंगे। इस धरती का ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जिसमें इससे क्वेश्चन ना आते हो। ह्यूमन डिजीज में बैक्टीरियल, वायरस, फंगल, उसके बाद आपको करवाऊंगी मैं कौन सी जेनेटिक डिजीजेस, सब करवाऊंगे यहां पर। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। कुछ ट्रिक्स के साथ भी पढ़ाऊंगी कि आप ट्रिक से भी याद कर सकते हो। इसके लिए मुझे चाहिए होगी 6 क्लास लगेंगी। हाँ मतलब 1 सप्ताह पूरा लग जाएगा इस चैप्टर को। और कल वाली जो क्लास डलवाऊंगी वो सुबह, मैम आप मैच देखते हैं? बेटा मैं बहुत भयंकर तरीके से मैच देखती हूँ। आप मेरे से किसी भी देश की, किसी भी कंट्री के किसी प्लेयर का नाम पूछ सकते हैं, मैं सब बता सकती हूँ, ठीक है। और धोनी मेरे वन ऑफ द फेवरेट प्लेयर रह चुके हैं, और मतलब धोनी की मैं बहुत बड़ी फैन हूँ। और धोनी के बाद अगर मुझे कोई पसंद है तो वो पसंद राहुल द्रविड़ की बैटिंग देखना मुझे बहुत मजा आता है। राहुल द्रविड़, और राहुल द्रविड़ तब चलो खैर संन्यास ले चुके हैं। उसके बाद अब मुझे कौन आजकल इन लड़कों में कौन, हार्दिक पांड्या भी मुझे बहुत अच्छा लगता है जब वो फॉर्म में होता है, खेलता है तब। तो मुझे बहुत अच्छे से मैच देखना मतलब पसंद आता है, ठीक है। चलो, और अगर फॉरेन में बात करूं तो वो आपके AB डिविलियर्स,
मतलब डिविलियर्स की तो मैं फील्डिंग की और हाँ वो तो ऑलराउंडर इंसान है, उसकी तो बात ही छोड़ दो। तो डिविलियर्स हो गए, डुप्लेसी भी बहुत अच्छा मारता है, तो ये थोड़ा सा ये कुछ मुझे देखना, थोड़ा ये कुछ प्लेयर है मेरे फेवरेट से। शेन वॉटसन, मैंने मैच बस देखना अपने पापा से स्टार्ट किया, मतलब वो बहुत देखते हैं, मतलब बहुत शौकीन है वो मैच के। तो हमारे घर में सब देखते हैं, मम्मी, मेरी मम्मी भी नाम जानती है सारे प्लेयर के, तो वही है। चलो बाकी, लेकिन सबसे ज्यादा मेरे लिए अगर अव्वल दर्जे के प्लेयर हैं वो धोनी है। धोनी मतलब अभी वो आईपीएल में लास्ट एक छक्का मार के उसने फिनिश किया था, वो मैंने क्लास के बीच में ही देखा था मैंने हॉटस्टार पर। तो विराट कोहली अपनी जगह सही है, लेकिन मुझे एज ए कैप्टन विराट कोहली की कुछ डिसीजंस नहीं अच्छे लगते थे, लेकिन अब कैप्टनसी त्याग दी है तो मुझे विराट कोहली को, मतलब विराट कोहली का क्या है ना कि थोड़ा सा, या तो वो खेलता ही नहीं, खेलता तो वो ढंग से खेलता, लेकिन एक स्टेबल वाली, स्टेबिलिटी के साथ एक सैचुरेट पॉइंट के साथ खेलना एक अलग बात होती है। तो बस वही है, तो विराट कोहली को थोड़ा सा धोनी तक आने में थोड़ा टाइम लगेगा, उस लेवल तक आने में। रोहित शर्मा भी बहुत अच्छा मारता है, रोहित शर्मा भी ठीक है। चलो फिर हो गया खत्म। एथलीट्स को फैट क्यों नहीं होता भैया? उनकी एक्सरसाइज देखी है तुमने? 8-8 घंटे जिम में बिताते हैं। विराट कोहली बनना आसान नहीं है, देखा है? 150 किलो वजन यहां लेकर वो स्क्वेटिंग कर देता है, तो कहां से फैट होगा उनको? हम लोग 1 मिनट लगाते हैं उन्हें चेक करने में कि विराट कोहली ने आज नहीं खेला, उसके पीछे उनकी मेहनत बहुत तगड़ी होती है। ठीक है, चलो हो गया। तो ह्यूमन डिजीज मंडे से स्टार्ट करेंगे। कल वाली क्लास जिसको पढ़नी है वो पढ़ के नोट्स खत्म कर लेगा कल तक की क्लास के, और संडे को सिर्फ आपकी वोकैबुलरी की क्लास रख देंगे, बाकी नहीं रखेंगे। अब मैं आपको सोमवार को मिलूंगी ह्यूमन डिजीज के साथ। सबसे पहले ह्यूमन डिजीज क्या होती है, कितने टाइप की होती है, और बैक्टीरियल स्टार्ट कर देंगे मंडे को। चलो फिर आज के लिए जड्डू भी बहुत, जडेजा भी बहुत अच्छा खेलता है, कोई बात नहीं, सब अपने इंडिया वाले तो सब फेवरेट है। चलो फिर, चलो बाय बाय, गुड नाइट।